औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वअन लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारा इंजॉय कर रहे होंगे। अगेन आप लोगों को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। अगर आप लोग बिल्कुल न्यू हैं इस चैनल पे तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। इसके अलावा अगर आप लोगों को जो है ना वो बाकी जितनी भी प्रीवियस वीडियोस हैं 9th क्लास केमिस्ट्री से रिलेटेड, अगर आप लोगों को वो चाहिए तो काइंडली जब इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट का ऑप्शन शो होगा। प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे 9th केमिस्ट्री के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसको ओपन करेंगे तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। बेसिकली हम लोग जो है वो 7th चैप्टर स्टार्ट किया था। 7th चैप्टर के स्टार्ट में हम लोगों ने यही चीज़ें देखी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कौन से होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस कौन से होते हैं। रिडॉक्स रिएक्शंस के अंदर हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीजन के गेन और लॉस और हाइड्रोजन के गेन और लॉस की बेस पे हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशंस पढ़ी थी, उनकी एग्जांपल्स देखी थी। उसके बाद आज हमारा जो टॉपिक है, आज हमारे टॉपिक में वही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है। बेसिकली आज हमने देखना है कि केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे कंपाउंड भी हैं, बहुत सारे ऐसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हैं जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो नहीं होती लेकिन स्टिल वो रिडॉक्स रिएक्शन शो कर रहे होते हैं। तो फिर हम जो है ना जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन पढ़ी ऑक्सीजन के गेन और लॉस की बेस पे और हाइड्रोजन के गेन और लॉस की बेस पे, तो वो यहाँ पे जो है ना यानी कि कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एक न्यू कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि ऑथेंटिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसकी बेस पे आप कोई भी रिएक्शन है उस रिएक्शन के अंदर आप देख सकते हैं कि किस एटम की ऑक्सीडेशन हो रही है, किस एटम की या किस कंपाउंड की ऑक्सीडेशन हो रही है या किस कंपाउंड या एटम की रिडक्शन हो रही है। ये एक जो आज वाला लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है, जिसका टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट आज आप लोगों को मैं देने जा रहा हूँ जो कि आप लोगों को FSC लेवल की बेस पे भी काम आएगा और आगे 20 लेवल पे भी। और आप लोग चूँकि केमिस्ट्री के अंदर है ही रिएक्शन सारे, चाहे आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, चाहे आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, चाहे आप एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, चाहे एनालिटिकल पढ़ रहे हैं, कोई भी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर आपको इक्वेशंस जो है ना वो लिखनी होती हैं, ठीक है। और इक्वेशंस जब आप लिखते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉन्सेप्ट मस्ट होता है वहाँ पे, ठीक है। एक चीज़ वहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रही होती है और दूसरी रिड्यूस हो रही होती है। तो इस तरह जब आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉन्सेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बेस पे क्लियर होगा, तब आप लोग इजीली जो है ना ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर पाएंगे और सारी ये चीज़ें इजीली समझ आएंगी आप लोगों को। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। बेसिकली मैंने आप लोगों को बताया, कल भी बताया है कि हमारे पास जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे कंपाउंड या बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस ऐसे भी हैं जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं है। तो देन जो है ना फिर हम जो कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं फिर वो गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। देयर आर मैनी केमिकल रिएक्शंस इन केमिस्ट्री विच डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। बहुत सारे केमिस्ट्री के अंदर ऐसे रिएक्शंस हैं जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं है, बट दे कंसिडर्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन, लेकिन उसके बावजूद भी वो ने हम रिडॉक्स रिएक्शन कंसिडर करते हैं। क्यों? सो फॉर दीज रिएक्शंस द न्यू कॉन्सेप्ट लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यूज्ड। सो इन रिएक्शंस के लिए फिर हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, एक न्यू कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं जिसका नाम है लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड दीज रिएक्शंस आर ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। बेसिकली हमने कल देखा था कि जिनके अंदर ऑक्सीजन गेन और लॉस हो रही है या हाइड्रोजन गेन और लॉस हो रही है तो हमने उनको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस का नाम दिया था या रिडॉक्स रिएक्शंस का, दो नाम थे। तो यहाँ पे भी हम इनको रिडॉक्स रिएक्शंस का नाम दे रहे हैं या फिर वही नाम दे रहे हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस का, ठीक है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऑक्सीडेशन अगर पेपर में आ जाता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन लिखे तो हमें कौन सी डेफिनेशन लिखना होगी, वो पहले वाली या दूसरे ये वाली। तो अगर आप लोगों को वो पूछें यानी कि एक स्पेसिफिक होगी पूछें कि ऑक्सीडेशन की या रिडक्शन की डेफिनेशन करें ऑन द बेसिस ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम,
तो फिर आपने ऑक्सीजन एटम के एंगल से जो है ना यानी कि डेफिनेशन लिखनी है। अगर वो हाइड्रोजन की बेस पे कहते हैं तो हाइड्रोजन की बेस पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन लिखनी है। अगर वो गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बेस पे कहते हैं, डेफिनेशंस पूछते हैं, तो आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बेस पे एक्सप्लेन करना है या डेफिनेशंस लिखनी है। और अगर वो पेपर के अंदर सिंपली बोल देते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस क्या है, तो देन आपने ये तीनों डेफिनेशन लिखनी है। एक डेफिनेशन इस चैप्टर में इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे, और प्रीवियस जो लेक्चर के अंदर हमने दो डेफिनेशंस, एक ऑक्सीजन की बेस पे और दूसरी हाइड्रोजन की बेस पे पढ़ी थी, तो वो दो डेफिनेशन आप लोग वहाँ से करेंगे। तो ये अगर आप जनरली देखें तो दो डेफिनेशन बनती है, एक पहले लेक्चर वाली और एक इस लेक्चर वाली, ठीक है। तो ये दो डेफिनेशन, या आप जनरली कह लें तीन डेफिनेशन, अगर आप अलग अलग करके लिखना चाहते हैं तो दो या तीन डेफिनेशन ये आप फिर इकट्ठी लिखेंगे अगर वो जनरली पूछते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन। अब चलते हैं ऑक्सीडेशन क्या है, गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बेस पे। ऑक्सीडेशन इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और आयन। एक एटम जब अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये 3 इलेक्ट्रॉन तक मैक्सिमम जाता है। तो जब भी कोई एटम अपने एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है, एक एटम या फिर आयन, सही है, साथ भी उन्होंने आगे आयन भी लिखा है, कोई आयन भी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ठीक है ना। तो जब भी कोई एटम या आयन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। समझ आ गई है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल दी है, बेसिकली जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो पीरियोडिक टेबल के अंदर, आप लोगों अगर शुरू से मेरे लेक्चर्स दिखते आ रहे हैं तो मैंने 3rd चैप्टर के अंदर पीरियोडिक टेबल में आप लोगों को पूरा पीरियोडिक टेबल समझाया हुआ है और बताया हुआ है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट है और इनमें से लेफ्ट साइड पे सारे क्या है, मेटल है, ठीक है। और मेटल जो है वो क्या करते हैं कि उनके वैलेंस शेल में एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन लूज करना प्रेफर करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि मेटल्स क्या करते हैं, मेटल्स की ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी, ऑक्सीडेशन इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि लॉस या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट साइड पे जितने भी मेटल है, ठीक है, या आप कह सकते हैं बॉटम पे जितने मेटल है, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करना प्रेफर करते हैं और कैटायन बनाना पसंद करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और इस तरह ऑक्सीडेशन शो करते हैं। तो ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है वो ज़्यादातर मेटल करते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और आयन। ये जिंक क्या है, ये मेटल है हमारे पास। अब जिंक देखिए, जिंक अगर ये प्योर एलिमेंटल फॉर्म है, एक एटम लिया हमने इस एलिमेंट का, ठीक है, जिंक का, इसका एक एटम इस जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन क्या है, पूरे हैं, सही है, जिसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज क्या है, जीरो, नेट चार्ज क्या है, जीरो है। लेकिन इसने क्या किया, ये सॉलिड फॉर्म में जब इसने अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, ठीक है, क्या किए इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए अपने वैलेंस शेल में से, तो क्या हुआ कि इसके ऊपर +2 चार्ज आ गया। जाहिर है जो पॉजिटिव चार्जेस हैं जिंक के अंदर वो ज़्यादा हो गए हैं। पहले पॉजिटिव और नेगेटिव क्या थे, इक्वल थे। जब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर शेल में से निकल गए तो अब क्या हो गए, पॉजिटिव ज़्यादा हो गए। यानी कितने पॉजिटिव ज़्यादा हुए, 2 पॉजिटिव ज़्यादा हो गए। तो जिंक +2 शो कर रहा है यहाँ पे, और साथ में इसने क्या किए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। समझ आ गई इस चीज़ की, इसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अब सिमिलरली Fe+2, अब ये क्या है, आयन है एक, ठीक है, फेरस आयन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो फेरस आयन क्या करता है, जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, Fe+2 है। अब Fe+2 है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर देगा तो क्या हो जाएगा कि मीन्स कि पॉजिटिव चार्जेस इसके अंदर, पॉजिटिव जो कैटायन है, सॉरी जो कैटायन है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएंगे। तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, ओब्वियसली ज़्यादा हो जाएगा। जब ये एक इलेक्ट्रॉन और दे देगा तो क्या हो जाएगा कि ये +2 +3 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जब ये +2 था, इसका मतलब था इसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं, लेकिन जब इसने एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि +2 से अब ये +3 हो गया, मीन्स के 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए इसमें से। समझ आ गई इस चीज़ की। ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ये केमिस्ट्री के अंदर ये लाइक मैथ नहीं है, ठीक है ना। जिस तरह मैथ के अंदर आप पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट लेते हैं, ये इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको थोड़ा सा गौर से समझिएगा, सही है। तो अब अगेन बताने जा रहा हूँ कि Fe+2 का मतलब है कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं, सी ऑलरेडी। तो क्या हुआ कि जब इसने एक इलेक्ट्रॉन और लूज किया तो इसका मतलब ये +2 से +3 में कन्वर्ट हो गया, और इसका मतलब +3 का मतलब ये है कि इसमें से अब 3 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे जिंक क्या है, ये सॉलिड है। ये स्मॉल s जो शो किया हुआ है ना सबस्क्रिप्ट में, इसका मतलब है ये सॉलिड है। लेकिन जैसे ये +2 यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, इसको ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। इसको +2 को हम +2 +3 -1 -2 इसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं।
तो जिंक +2 के अंदर जब कन्वर्ट हुआ तो ये एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, यानी कि लिक्विड फॉर्म है। पहले ये जिंक सॉलिड फॉर्म में, मेटल सॉलिड फॉर्म में था, तो जैसे ही इसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए तो ये +2 के अंदर कन्वर्ट हो गया और ये लिक्विड फॉर्म में या एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो साथ में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके। इस तरह फेरस जो है, ये फेरस ये पहले ही लिक्विड फॉर्म में है, तो इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ये फेरिक के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसको हम फेरिक बोलते हैं, Fe+3 को क्या बोलते हैं, फेरिक बोलते हैं। तो समझ आ गई कि ये एटम है और ये आयन है। एटम और आयन दोनों की एग्जांपल इन्होंने दी हुई है यहाँ पे। तो एटम और आयन जब ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि वो ऑक्सीडेशन होगी हमारे पास। उसके बाद रिडक्शन। रिडक्शन इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन का हमेशा उल्ट होता है। तो रिडक्शन इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और आयन। तो रिडक्शन में क्या होगा कि कोई भी एटम होगा या आयन होगा, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम्पल है आयन की, ठीक है, उसके बाद एटम की एग्जाम्पल है। तो ये क्या है, आयन है, 2H पॉजिटिव। 2H पॉजिटिव क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके, यानी कि किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके ऊपर नेट चार्ज क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ आ गई है। जो हाइड्रोजन गैस होती है ना, उसके ऊपर नेट चार्ज क्या होता है, 0 होता है हाइड्रोजन गैस पे। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे बेसिकली H पॉजिटिव, एक H पॉजिटिव जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लेता है। एक H पॉजिटिव का मतलब क्या है, उसके ऊपर ये +1 है, ठीक है ना, ये +1 शो कर रहा है। अब 1 इस साइड पे लिखिए, इस साइड पे लिखिए, एक ही बात है। तो क्या करेगा, इसको न्यूट्रल करने के लिए इसे एक इलेक्ट्रॉन हो चाहिए, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, H के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 2H है, 2H पॉजिटिव है। अब देखिए यहाँ पे जब 2H पॉजिटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन आगे लिखे हुए हैं, तो 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेके 2H के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरह 2 न्यूट्रल H आ जाएंगे। जब 2 न्यूट्रल H आएंगे तो उसका मतलब क्या होगा, हमारे पास क्या है, ये हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। सिंगल यानी कि मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में या मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट हाइड्रोजन गैस नहीं करती। ये आप लोग हायर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे कि ये ऐसा क्यों होता है। आगे चलते हैं। सेकंड एग्जांपल हमारे पास है क्लोरीन गैस। अब ये Cl2 गैस है, बिल्कुल न्यूट्रल है, इसके ऊपर 0 चार्ज है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये है कि 2 क्लोरीन एटम है इस तरह आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये 2 क्लोरीन एटम आपस में जुड़े हुए हैं और इनके ऊपर चार्ज क्या है, इनके चार्जेस सारे कंप्लीट हैं। ये नेट चार्ज क्या है, इनके ऊपर 0 चार्ज है। लेकिन स्टिल जो क्लोरीन का एटम होता है, आपको पता है क्लोरीन के एटम पे कि वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि जो पीरियोडिक टेबल है हमारे पास, पीरियोडिक टेबल की जो राइट साइड है, राइट साइड पे सारे नॉन मेटल हैं। ये आप कह सकते हैं कार्बन वाले, कार्बन स्टार्टिंग में जो है ना वो आप कह सकते हैं जो है ना वो नॉन मेटल है, कार्बन हो गया। इसके अलावा सिलिकॉन, उसके नीचे अब जैसे जैसे जाते हैं तो मेटल शुरू हो जाते हैं। इस तरह आप आगे जाते हैं, कार्बन से आगे जाते हैं नाइट्रोजन फास्फोरस की तरफ, इसके अलावा आगे ऑक्सीजन की तरफ, तो आगे क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आते हैं, हेलोजन ग्रुप आता है, ठीक है। तो होता क्या है कि ये सारे नॉन मेटल हैं। ये नॉन मेटल क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन, इनकी जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन कम होता है, समटाइम 2 इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, समटाइम 3 इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन 1 2 3 करके गेन कर लेते हैं, गेन करके अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं और अपने आप को क्या कर लेते हैं, स्टेबल कर लेते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये रिडक्शन शो करते हैं। समझ आइए, रिडक्शन का मतलब क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिडक्शन इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और आयन। तो ये जितने भी नॉन मेटल है हमारे पास, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं और स्टेबल हो जाते हैं और उनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आ जाता है, ठीक है। न्यूट्रल से वो किसी चार्ज के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं, नेगेटिव चार्ज के अंदर। जाहिर है जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन जब करता है कोई भी एटम न्यूट्रल होता है तो उसके अंदर नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है कि वो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब ये 2H पॉजिटिव है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, ये देखिए पॉजिटिव से किस में कन्वर्ट हो गया, 0 में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। पॉजिटिव से 0 में कन्वर्ट होना मतलब क्या हुआ कि इस एक इलेक्ट्रॉन गेन करके H के अंदर कन्वर्ट हो गया, H 0 के ऊपर, यानी कि इसके ऊपर नेट चार्ज क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पे 2H पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये H2 हाइड्रोजन गैस के अंदर कन्वर्ट हो गया। आगे क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस न्यूट्रल है। अब इसने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया इसने। अब 2 क्लोरीन एटम है तो दोनों क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, यानी 2 क्लोरीन एटम है, एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन एटम और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा क्लोरीन एटम। ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन करके गेन करके किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, 2Cl नेगेटिव के ऊपर, 2Cl नेगेटिव में। अब आप देखिए एक Cl 0 है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, Cl नेगेटिव में। अब इसके ऊपर नेट चार्ज क्या है, 0 है।
यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल है, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में आ जाएगा, एंटर हो जाएगा, तो क्या मतलब हुआ कि जो नेगेटिव चार्जेस, जो नेगेटिव हमारे पास, सॉरी आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ है यहाँ पे, तो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया, -1। ठीक है, अब इसको खाली माइनस इस तरह लिखें तो मतलब 1 नहीं होता है। अगर आप इसके 1 राइट साइड पे लिखें या लेफ्ट साइड पे लिखें तो एक ही बात होती है। तो इस तरह एक क्लोरीन एटम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो दूसरे क्लोरीन एटम ने भी दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो हमारे पास 2 Cl जो है ना वो जनरेट हुए हैं हमारे पास। समझ आ गई, इस तरह ये इक्वेशन बनी हुई है वहाँ पे। यानी कि ये 2 Cl न्यूट्रल हैं, दोनों 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये किस में कन्वर्ट हो गया, 2 Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो गए। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ये था हमारे पास रिडक्शन। अच्छा, मैं डिटेल में आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूँ, ये इतना डिटेल में जाके और इतना लंबा लेक्चर हो जाता है ये, कि आप लोगों को इन चीज़ों की एक दफ़ा समझ आ जाए। जब आप लोगों को जनरल जो कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर हो जाए, तो बाकी आप लोग ये चीज़ें खुद भी कर सकते हैं। ये बहुत आसान चीज़ें हैं। ठीक है, ये चैप्टर बाकी चैप्टर्स की निस्बत थोड़ा सा मुश्किल है। जस्ट अगर आप लोग थोड़ा ध्यान दे के समझेंगे तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ जाएंगी। अब आपको पता है कि एक जो होल रिएक्शन होता है, पूरा रिएक्शन होता है, ठीक है, उसमें क्या होती है, ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है और रिडक्शन भी हो रही होती है। यहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन को अलग देखा और रिडक्शन को अलग से देखा। तो आप इन दोनों को जब मिक्स करेंगे, कंबाइन करेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास कंबाइन एक रिएक्शन आ जाएगा। द ओवरऑल रिएक्शन इज सम ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। जो ओवरऑल रिएक्शन होगा उसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का क्या होगा, सम होगा। यहाँ पे उन्होंने सम जो है ना वो मेंशन नहीं किया। अच्छा चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे सम मेंशन कर देता हूँ। यहाँ से इस चीज़ को मैं कर रहा हूँ, रेज कर रहा हूँ, ताकि आप लोग अच्छा ये कर लेते हो। ये आप लोग उम्मीद है कि लिख लिया होगा, अगर साथ साथ आप लोग लिख रहे हैं तो। जब आप लोग सम लिखेंगे तो सम में क्या होगा कि अब ये हमारे पास क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो आप इसका और इसका भी कम्बिनेशन बना सकते हैं और आप इसका और इसका कम्बिनेशन भी बना सकते हैं, दोनों में से। यानी कि इसका इसके साथ कम्बिनेशन बना सकते हैं, इसका इसके साथ भी कम्बिनेशन बना सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि ये लॉस कर रहा है और ये दोनों गेन कर रहे हैं, तो इस लॉस वाले में से आप दोनों में से कोई भी उठा लें और इसके लिए भी आप दोनों में से कोई एक उठा लें। सही है, तो आपका जो है ना वो रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना आप कर लें, ये जिंक का इसके साथ रिएक्शन करवा लें, सॉरी कंबाइन कर लें इसको। तो ये जिंक कंबाइन करेंगे जब आप, तो इसका मतलब क्या हुआ। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना एक्स्ट्रा डिलीट करना पड़ेगा, ये इरेज करना पड़ेगा। ये यहाँ से मैंने इरेज कर दिया आप लोगों को थोड़ा सा समझाने के लिए। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले आप लोग लिखेंगे जिंक सॉलिड प्लस। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन लूज किए इसने 2 इलेक्ट्रॉन, जिंक +2 इलेक्ट्रॉन के अंदर कन्वर्ट हो गया। क्या हुई है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है। नेक्स्ट हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन, आप इसके साथ ये लिख लें या ये लिख लें, दोनों में से कोई एक। 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, हमारे पास H2 के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये H2 क्या है, हमारे पास गैशियस फॉर्म है। ये साथ में गैशियस फॉर्म, सॉलिड फॉर्म लिखें या ना लिखें कोई इतना मसला नहीं होता। ठीक है, नंबर नहीं कटते। अब क्या है कि आपको पता है कि जिस तरह मैथ के अंदर क्रॉसिंग वाले जो टेबल्स होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। क्रॉसिंग वाले जो अदाद होते हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं अगर वो सेम हो तो यहाँ पे आप देखें इक्वेशन के साइड पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है राइट साइड पे और ये लेफ्ट साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन है। तो लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, आपस में कैंसिल हो गए। तो जनरल इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, जिंक +2H पॉजिटिव। तो क्या हुआ, ये जिंक +2 के अंदर कन्वर्ट हो गया और साथ में हाइड्रोजन गैस, ये एक्वस फॉर्म में है, ये भी एक्वस फॉर्म है। तो यहाँ पे आप लोग देख लें, ये जिंक सॉलिड फॉर्म में +2H पॉजिटिव, लेफ्ट साइड वाले क्या हो गए, आपस में ऐड हो गए। उसके बाद इक्वेशन का एरो, उसके बाद ये राइट साइड वाले क्या हो गए, आपस में ऐड हो गए। Zn पॉजिटिव 2 + H2। समझ आ गई इस चीज़ की, यानी कि ये हमारे पास क्या है, रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को हम इकट्ठा जब कंबाइन करके लिखते हैं तो हमारे पास एक ही रिएक्शन बनता है। अब हमारे पास ये एक ही रिएक्शन है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी। अब नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ NaCl है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये कि NaCl की जो फॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है, क्योंकि NaCl का जो बॉन्ड है वहाँ पे भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है। एक एटम लॉस करता है और दूसरा गेन कर रहा होता है। अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि NaCl के अंदर जो Na है वो सोडियम है, और सोडियम क्या है, मेटल है, ठीक है, पहले ग्रुप से बिलोंग करता है। और जो क्लोरीन है ये हमारे पास क्या है, जो क्लोराइड आयन है आगे लगा हुआ है NaCl के अंदर, ये क्या है, ये कहाँ से आया, ये क्लोरीन से आया है। और क्लोरीन कौन से ग्रुप में है, ये हमारे पास 7वें ग्रुप में है, हेलोजन ग्रुप में है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब आप चलते हैं, अब आपको यहाँ पे जनरल ये भी जब आप पता चल जाएगा कि ये सोडियम पहले ग्रुप से है, मेटल है, और क्लोरीन लास्ट वाले ग्रुप से है, 7वें ग्रुप से है, तो यहाँ पे आप लोगों को वैसे भी खुद ब खुद पता चल जाएगा कि सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जनरल, ठीक है ना। ये बंदे को खुद ब खुद ही समझ आ जाती है। द सोडियम आयन सोडियम एटम, द सोडियम एटम लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म सोडियम कैटायन। सोडियम क्या करेगा, सोडियम ये एलिमेंटल फॉर्म में है, ठीक है, नेट चार्ज क्या है, 0 है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल वाला लूज करेगा और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, Na पॉजिटिव में, या आप कह सकते हैं कि Na पॉजिटिव 1 में, और ये हमारे पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, क्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड वांट्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और अपना और एक इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहती है, गेन करना चाहती है, और खुद स्टेबल होना चाहती है। इन दिस वे क्लोरीन एटम, ये क्लोरीन का एक एटम है, गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म क्लोराइड एनाइन। तो क्या करेगा क्लोरीन, क्लोरीन जो है ना, क्लोरीन के जो एटम है वो एक इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने लूज किया ना वो वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ऐसे नहीं है कि कहीं से इलेक्ट्रॉन बाहर से आ जाएंगे और क्लोरीन गेन कर लेगा, ऐसा नहीं होता। एक एटम लूज करता है, जो इलेक्ट्रॉन लूज होता है ना वही इलेक्ट्रॉन लेके दूसरा एटम क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। इस तरह एक के ऊपर पॉजिटिव दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो जाती है और बॉन्ड बन जाता है वहाँ पे। तो क्लोरीन क्या करेगा, इसका जो लूज किया हुआ इलेक्ट्रॉन है सोडियम का वो गेन कर लेगा, गेन करके किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोराइड आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद अब सोडियम हैव पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोराइड हैव नेगेटिव चार्ज, क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इन दिस वे बोथ अपोजिट आयंस अट्रैक्ट ईच अदर एंड फॉर्म आयनिक बॉन्ड। दोनों आपस में स्ट्रांगली एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होंगी वहाँ पे, और दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। इसके अब एक कंबाइन इक्वेशन लिखनी है हमने, द कंबाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस आर। तो क्या होगा कि सबसे पहले सोडियम लिखेंगे, सोडियम की इक्वेशन। अच्छा ये जो है ना, मैं इकट्ठा जनरल एक फाइनल इक्वेशन लिखने लगा हूँ। ये एक इलेक्ट्रॉन इस एक इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा जब आप लोग इस इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये सोडियम नेट चार्ज 0, ये क्लोरीन नेट चार्ज 0। आगे इक्वेशन का साइन राइट साइड पे Na पॉजिटिव है और दूसरी साइड पे क्या है, NaCl नेगेटिव है। अब आप देखिए ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और क्या बना देंगे, NaCl बना देंगे। और ये NaCl क्या बनेगा, जब सॉलिड फॉर्म में बनेगा तो नीचे बैठ जाएगा। सो ये प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म है। तो यहाँ पे सिंपली उन्होंने शो किया कि सोडियम का जो एटम है वो न्यूट्रल से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो यहाँ पे क्लोरीन क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, न्यूट्रल से किस में जा रहा है, नेगेटिव चार्जेस में जा रहा है, एनाइन में जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम जो है ना इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं कि ये इक्वेशन बैलेंस कैसे होती है। तो बेसिकली हम इक्वेशन को बैलेंस किस तरह करेंगे। पहली बात मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि जो क्लोरीन एटम है, क्लोरीन गैस जो है वो सॉरी एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। क्लोरीन का एक एटम आप लोगों को बताता चलूँ कि एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि क्लोरीन एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि क्लोरीन मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, जिसमें 2 एटम क्लोरीन के इकट्ठे जुड़े होते हैं Cl2 की फॉर्म में। इस तरह करके क्लोरीन ये सिंगल एटम है क्लोरीन का, सही है। तो क्लोरीन इस एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि क्लोरीन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो इस वजह से इस इक्वेशन को फिर हम बैलेंस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल खाली Cl नहीं लेंगे, क्योंकि खाली अगर Cl लें तो यहाँ पे वो क्या है, एटॉमिक क्लोरीन है। तो एटॉमिक क्लोरीन हम नहीं लेते, बल्कि क्या होती है, मॉलिक्यूलर क्लोरीन लेंगे। तो ये Cl2 होगा यहाँ पे। तो एज क्लोरीन एग्जिस्ट एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल Cl2 नॉट एज एटॉमिक फॉर्म Cl, देयरफॉर द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज। तो अब हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे से मैं ये पहले रिमूव करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए इस चीज़ की। अब क्या है कि अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ये जो क्लोरीन है, अब हमने देखा था कि एक क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो किस में जाता है, Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। पिछली इक्वेशन में हमने ये देखा है। तो यहाँ पे 2 Cl है, तो जब 2 Cl इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे।
तो किस में कन्वर्ट होंगे, 2Cl नेगेटिव में कन्वर्ट होंगे। जाहिर है जो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, वो 2 सोडियम होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे ना। एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, दूसरा सोडियम दूसरा इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, 2 सोडियम होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन वो लॉस करेंगे। इस तरह क्लोरीन के 2 एटम वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, और ये सोडियम जो है जब 2 इलेक्ट्रॉन अपने लॉस करेगा तो 2Na पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट होगा। इस तरह 2Na पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव मिल के आपस में क्या बनाएंगे, 2NaCl, यानी कि NaCl के 2 फार्मूला यूनिट बनाएंगे। तो इस तरह हमारे पास ये इक्वेशन जो है ना वो क्लियर हो जाती है, बैलेंस भी हो जाती है। अब यहाँ पे आप देखिए सोडियम अगेन जो है ना वो क्या है कि ये एटॉमिक फॉर्म में है, तो ये कन्वर्ट होगा इसमें, जब कैटायन में कन्वर्ट होगा, सोडियम कैटायन में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो इसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की लॉस हो रहा है, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो रिडक्शन होगी। रिडक्शन क्या है यहाँ पे, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा आगे समरी देखें, तो समरी में हम क्या है कि तीनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे, तीनों डेफिनेशंस। पहली डेफिनेशन है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। दूसरी डेफिनेशन है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तीसरी डेफिनेशन है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सिमिलरली रिडक्शन इसकी अपोजिट है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। और ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी। अगर स्टिल किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कमेंट सेक्शन के अंदर अपना क्वेश्चन करें, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को रिप्लाई करूँगा। इसी के साथ मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ। तभी तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।